ठीक है, आज जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आई होप क्लास 11 में किए होगे आप लोग, नहीं किए हो? नहीं था सिलेबस में क्या? हाँ, अच्छा आप लोग नहीं किए हो, अच्छा वैसा, ठीक, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं आप लोग को, डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है ना, इसका बहुत डिमांड है मार्केट में। कमोडिटी नहीं है ये, लेकिन डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाने या पढ़ने का बहुत डिमांड है मार्केट में। और ये चैप्टर जो है ये हॉन्ट भी करता है बच्चों को, क्योंकि या तो समझ नहीं आता है क्लियरली या समझाया नहीं जाता है क्लियरली। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये चैप्टर इतने अच्छे से करवाऊंगी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है ये समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले सपोज बिजनेस में आपको काम करना है, आप मेरा एग्जाम्पल, ठीक है, मेरा काम क्या है, जैसे मेरे को पढ़ाना है, ठीक है, अब मेरे को पढ़ाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, और बच्चे मेरे रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं, राइट। अभी मेरे को पढ़ाने के लिए कुछ एसेट्स की जरूरत है। मेरे को बताओ कि क्या क्या एसेट्स का जरूरत होता है मेरे को पढ़ाने के लिए आप लोग को? लैंड, जैसे देखो मेरे लिए मेरा एसेट्स क्या है, माइक्रोफोन, ये लैपटॉप, ये राइटिंग पैड, ये फर्नीचर जहाँ पे ऑफलाइन बच्चे आके पढ़ते, राइट, यही है मेरा एसेट्स। तो सपोज जब मैंने ये एसेट्स खरीदे होंगे, क्या उस दिन का वैल्यू और आज उसका वैल्यू सेम है? सेम नहीं है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, बट क्या ये बढ़ा है या घटा है? घटा है, अच्छा, ये आप कैसे बता सकते हो कि इसका वैल्यू घटा है, कैसे पता आप लोग को? डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है, नहीं, देखो टाइम के साथ जब किसी भी चीज का वैल्यू कम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यही बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर, ठीक है। अब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसेट्स का जब वैल्यू रिड्यूस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस क्यों होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, क्यों रिड्यूस होता है एसेट्स का वैल्यू? यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पहला पॉइंट होना चाहिए वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का क्या मतलब, जैसे ये राइटिंग पैड आप लोगों को दिख रहा है, मैं इस पे लिख के आपको पढ़ा रही हूँ, जब मैंने इसको खरीदा होगा तब एकदम स्मूथ लिखाता था इसके ऊपर, अभी क्या हो गया है, स्क्रैच होने की वजह से, बार बार लिखने की वजह से स्क्रैच पड़ गया इसके ऊपर, तो क्या हो रहा है, मेरे को थोड़ा घसीट के या थोड़ा प्रेशर दे के क्या हो रहा है, मेरे को लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका वैल्यू रिड्यूस हो गया। अगर मैंने इसको 5 साल पहले 20,000 में खरीदा था तो क्या मैं आज उसको 20,000 में बेच पाऊंगी? नहीं बेच पाऊंगी, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, डेप्रिशिएट। इसको बोलते हैं हम लोग वेयर एंड टेयर। नेक्स्ट होता है आपका पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है कि टाइम के साथ किसी का वैल्यू कम होना है। एक एग्जांपल दे सकते हो किसी एसेट का जिसका टाइम के साथ वैल्यू कम हुआ है? जैसे आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, फोन भी हो सकता है, फोन में जैसे दूसरा चीज हो जाएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, दैट कम्स अंडर अनदर हेड, ठीक है। ये एक बार चल रहा है कि नहीं का देखो तो, आ रहे, ऑन करो वापस, ऑन करो। अच्छा, पैसेज ऑफ टाइम जैसे कि सपोज आपने कोई कार ली है, जैसे Hyundai i10 लिया, ठीक है, एकदम फर्स्ट मॉडल था उसका, टाइम के साथ आज क्या वही कार और अभी जो कार आपको मिल रहा है करंट, क्या वो दोनों सेम है? तो इसीलिए i10 जो आपने 10 साल पहले खरीदा था उसका भी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है विथ पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। वैसे ही थर्ड पॉइंट बता सकते हो, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेसेंस,
एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है जब नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाता है, जैसे मोबाइल फोन का आपने बोला, आईओएस का नया, हाँ, जैसे नोकिया ने क्या किया था, टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, सबको ये एंड्रॉइड में आ गया, लेकिन नोकिया बोला नहीं हम उसी में रहेंगे। तो क्या हुआ, लोगों ने क्या उसको खरीदा, वो मार्केट से आउट हो गया ऑटोमेटिकली। इसीलिए बोला जाता है कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना चाहिए। तो ये तीन कारण, बेसिकली तीन कारण होते हैं जब आपका डेप्रिसिएशन होता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? इन्फ्लेशन की वजह से कोई पर्टिकुलर एसेट, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सा एसेट डेप्रिशिएट होता है या कब डेप्रिशिएट होता है, बता सकते हो मेरे को? वो तो विद पैसेज ऑफ टाइम। देखो, वही एसेट डेप्रिशिएट होता है जिसका सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। चीज को समझो, चीज को समझो। देखो, वही एसेट डेप्रिशिएट होता है जिसका सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। आई होप सप्लाई वर्ड एंड डिमांड वर्ड आप लोगों को क्लियर है। सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, जैसे कि आप मोबाइल फोन्स ले लो, ओप्पो एमआई कुछ भी ले लो, ठीक है, उसी दाम पे मेरे को ओप्पो उससे बेटर फोन दे रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं वीवो को छोड़ के ओप्पो में चली गई। ऐसे ही करके डिफरेंट ब्रांड्स आर गिविंग मी एम्पल अमाउंट ऑफ फोन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड नहीं है मार्केट में उसका, बट सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो ये सब एसेट का क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता ही होता है। समझ आ रहा है? अच्छा, तो फिर किस एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं होता है? जिसका डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, बता सकते हो? कोई ऐसा एसेट जिसका डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है? वेरी नाइस। गोल्ड इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल जिसका डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। और एक एग्जाम्पल सोचो, बता पाओगे? लैंड, बहुत बढ़िया। यही दो एक ऐसे एसेट्स है जिसका डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। लैंड कहाँ से लाएगा इंसान? एक बार अगर लैंड पे बिल्डिंग बन गया या लैंड किसी ने खरीद लिया, लैंड तो वापस आप ग्रो नहीं कर सकते, ऐसा चीज नहीं है ना। तो इसका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, इसका प्राइस बढ़ता है। गोल्ड का भी आप देख लो, अभी क्या चल रहा है रेट, लास्ट 1,07,000। सोचो, लास्ट मैंने जब गोल्ड लिया था 23 दिसंबर, तब उसका रेट था 60 65 ऐसा में लिया था मैंने। 7-8 महीने में इतना? 7 8 महीना नहीं हुआ, 1.5 साल हो गया इस बात को। तो सोचो कितना इसका वैल्यू बढ़ गया। प्राइस बढ़ा तभी खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है गोल्ड? क्योंकि जानता है कि उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कल को कुछ सपोज मेरे को पैसा का तंगी हो गया, तो इंसान का दिमाग में ये है कि सोना रहेगा तो हम उसको बेच के अपना खाना वाना, अपना रोजगार कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो हमने इसमें क्या सीखा कि वही एसेट्स का को डिप्रिशिएट किया जा सकता है जिसको आप बना सकते हो या बढ़ाया जा सकता है। बना सकते हो मतलब बहुत क्वांटिटी बना सकते हो या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक सेकंड दिखाएंगे, फिर आप एक बार में बोलोगे। चलो ठीक है, कॉपी कर लो जिसको कॉपी करना है, कोई डाउट है तो पूछो।
ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। बता सकते हो कितने टाइप के होते हैं एसेट्स? क्या नाम बताओ? टैंजिबल, एक होता है टैंजिबल एसेट्स। अच्छा, टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब, इंटेंजिबल मतलब गुडविल नहीं, तो एग्जांपल दे रहे हो, मतलब वो टच नहीं कर सकते, मतलब आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हो, बट दैट इज एन एसेट जो आपका बिजनेस को, बिजनेस के लिए फायदेमंद है। टच नहीं कर सकते, गुडविल को कैसे टच करोगे? नहीं, आप बोले टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, फील नहीं कैसे फील करो? गुडविल कैसे फील करोगे? फेदर टच थोड़ी है, फील कैसे करोगे गुडविल को? चलो कोई बात नहीं, होता है, गलती हो जाता है इंसान से। अच्छा, और एक आप बोल सकते हो वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी एक ले लो, यहाँ पे आप ले लो गुडविल। ठीक है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कुछ भी। अच्छा, वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं बताओ? हाँ? बताओ बताओ। नहीं, वेस्टिंग एसेट्स नाम से ही थोड़ा सोचो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वेस्टिंग एसेट्स क्या है? न्यूज़पेपर, लगता है सपोज जो आप टाइम के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कौन सा एसेट ऐसा जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? जैसे आपका कोल, कोल कहाँ से निकलता है? कोल माइन से। वैसे ही ऑयल वेल्स, ऑयल को भी तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है समुद्र के अंदर से, राइट? तो वेस्टिंग एसेट्स का एग्जांपल है कोल माइंस एंड ऑयल वेल्स, मतलब जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, आप बोलोगे मैम टाइप्स ऑफ एसेट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर कर रहे हैं। चीज को समझो, जब भी आप टैंजिबल एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है या वैल्यू रिड्यूस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट्स का जब वैल्यू रिड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। असेट मतलब बोलते हैं डेप्रिसिएशन लगा दो, गुडविल का कभी डेप्रिसिएशन थोड़ी होता है, अमोर्टाइजेशन ही होता है। आप लोग भी आए होगे, मतलब यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड, लेकिन अभी ध्यान में नहीं है, बोला होगा तो याद आ रहा होगा, अमोर्टाइजेशन और गुडविल कहीं पढ़े हो। ठीक है, वेस्टिंग एसेट्स, इसका क्या होता है? डिप्लीशन होता है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है इससे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वर्ड जो है वी ओनली यूज इन केस ऑफ टैंजिबल एसेट्स। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेरी तरह डीपी लिख के मत छोड़ना, पूरा लिखना होता है। चलो, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। नाम सुने हो? इसका दूसरा नाम बताओ। रिटन डाउन। हाँ, इसका दूसरा नाम मैं पूछ रही हूँ, दूसरा मेथड का नाम नहीं पूछ रही हूँ। सोचो सोचो। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका और एक नाम है, सोचो। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम मेथड ही लिखा रहेगा, ये बात बाकी दो नाम आएगा तो क्या करोगे? पता होना चाहिए ना कि इसका दूसरा भी नाम होता है, दूसरा तीसरा नाम होता है, राइट? तो अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। इसमें क्या होता है, एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू होता है वो सेम रहता है।
मतलब यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट, मतलब दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, जो आपको ओरिजिनल कॉस्ट था एसेट का आप उस पे सेम जो रेट है उसी पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। 5,000 का डेप्रिसिएशन हर साल वो अगर सपोज 5,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है तो जितने साल का बोला 5,000 करके हर साल आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ठीक है, इसलिए उसका नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कौन सा मेथड बोल रहे थे आप बताओ, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज WDV मेथड। अब मेरे से पूछोगे मैम इतना तरीके का डेप्रिसिएशन आप बोल रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा मेथड यूज करते हैं लोग इन ऑर्डर टू चार्ज डेप्रिसिएशन, राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में लोग WDV मेथड यूज करके ही डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ये आपका जीके का क्वेश्चन था, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में, थोड़ी पूछेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या जरूरत है, MCQ पेपर है नहीं आप लोग का, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड कब यूज करते हैं एंड WDV मेथड कब यूज करते हैं, ये कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। बैंक में यूज होता है मतलब इंटरेस्ट, हम लोग डेप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं। कोई आपको नहीं बताएगा कि SLM कब यूज होता है एंड WDV कब यूज होता है, सब आपको सम्स करवा के छोड़ देंगे बस। बताओ SLM कब यूज होता है एंड WDV कब यूज होता है। ठीक, मैं बता, जिस असेट का लाइफ फिक्स्ड होता है, ठीक है, जिस असेट का लाइफ फिक्स्ड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन, आपको पता है ये 6 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, 6 साल के बाद इसका मौत आना ही आना है, ठीक है, या तो ये हैंग करेगा या तो ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा इसका स्क्रीन। आप लोगों को पता है कोई भी मोबाइल फोन अभी जो है वो 6 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब आपको पता है कि उसका लाइफ फिक्स्ड है। तो जिस एसेट का लाइफ फिक्स्ड होता है उस केस में हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फिर WDV कब यूज करते हैं, WDV हम लोग उस एसेट्स पे लगाते हैं जिसका लाइफ इनडेफिनाइट है। बोले मैम इनडेफिनाइट किसका होता है लाइफ, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, ये थोड़ी पता है कि आज से 10 साल बाद खराब हो जाएगा या कुछ होगा या मर जाएगा, खराब हो सकता है उसको रिपेयर किया जा सकता है बट वो एकदम डेड हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। बट मोबाइल फोन्स वगैरह का मेरे को पता है कि डेड होना ही होना है, ठीक है, समझ आया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग कब यूज करते हैं, WDV कब यूज करते हैं। चलो अभी इस चैप्टर में बेसिकली जो कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट का बात कर लेते हैं अभी। आपको बेसिकली दो अकाउंट्स आएंगे, एक है आपका असेट अकाउंट बनाना होगा आपको, और अगर पूछा तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है असेट अकाउंट, क्लियर। अब सपोज आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, अगर सम में आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दिया या सपोज आपको रेट नहीं दिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, तो कैसे निकालोगे बता सकते हो। पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या वर्किंग लाइफ भी बोल सकते हो। कॉस्ट मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट का, उससे आप माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू, मतलब कबाड़ में उसको कितना में बेच पाओगे, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। वर्किंग लाइफ मतलब एक एस्टिमेट बना लिया कि ये 5 साल ही चलेगा, उसका लाइफ 5 साल का। ये वाला जब कैलकुलेट करोगे तो आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपसे पूछा निकालने को तो फिर क्या, रेट कैसे निकालेंगे,
अगर रेट पूछेगा तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू आपके पास रहेगा ही, डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है, आपका जो असेट का कॉस्ट है उससे आप माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जब उसको कितने में आप कबाड़ में बेच सकते हो, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, मतलब उसका जिंदगी कितने सालों का, तो आप एस्टिमेट कर लेते हो कि इतना साल ही वो चल सकते हैं। जैसे मैंने मोबाइल फोन्स का आपको बताया, समझ आया। तो ये यहाँ तक आपका बेसिक्स था। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये फॉर्मूला प्लीज लिख लो। और हाथ में कैलकुलेटर लेके रेडी रहो, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, जिससे थोड़ा कंसेप्ट क्या है ना क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो वंस इट्स डन हमको बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलो ये एग्जाम्पल ध्यान से देखो। अभी सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। सपोज कॉस्ट ऑफ द असेट आपको दिया हुआ है, दो मेथड से हम लोग करेंगे, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी। कॉस्ट सपोज आपको दिया हुआ है 20,000 इन बोथ द केसेस। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। आपको क्या करना है, 2024 का डेप्रिसिएशन निकालना है। बताओ, एज पर एसएलएम आप 2024 का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? 20,000 का 20% निकालो, 40,000। ठीक, 4,000। ठीक, डब्ल्यूडीवी के हिसाब से क्या निकलेगा? पहला ईयर का 4,000 ही निकलेगा, सेम। ओके गुड, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर सपोज मेरे को नेक्स्ट ईयर का निकालना है 2025 का डेप्रिसिएशन, तो एज पर एसएलएम आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? 4,000, क्योंकि मैंने आपको बोला था इट रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, अच्छा, पर डब्ल्यूडीवी के हिसाब से फिर क्या हो जाएगा? 3,200। कैसे? राइट, जो आपको ओरिजिनल कॉस्ट होता है उससे आप पहला ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, फिर आप 20% लगाते हो। कितना आ रहा है? 3,200। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग को समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। कॉपी करना है, करना है, चलो ठीक है। इसमें कॉन्फिडेंस है, एकदम कॉपी नहीं करना। अब इम्पोर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में आप लोग को लगेगा, दैट इज योर जर्नल एंट्रीज। बुखार आएगा अभी बहुत जन को, पर कोई दिक्कत नहीं है, इजी बना देंगे, बहुत इजी। आप लोग देखना खुद आंसर करोगे, ठीक है। मैम चार्जर है इसका फोन ऑफ। इधर लगाने से अच्छे लगेंगे। मैं सुनी नहीं। मैं सुनी नहीं, मैं वो देख रही थी। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है ना।
पहला टॉपिक इज योर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। अच्छा, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स क्या होता है? दैट यू आर अक्वायरिंग एसेट्स। जब आप एसेट्स क्या करते हो? खरीदते हो। तो इसको नॉर्मल जर्नल एंट्री होता है, ये तो पता होगा आपको क्या होता है। व्हेन यू आर बाइंग एसेट्स, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, या बैंक। देखो खुद ही बता पा रहे हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सपोज मैं किसी पर्सन से खरीद रही हूँ ऑन क्रेडिट, तो क्या होता है? वेंडर अकाउंट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल, ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन आप एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर चार्ज करते हो या एट द एंड ऑफ द ईयर? बहुत बढ़िया, ईयर एंड लिख देती हूँ मैं। ईयर एंड में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, देन व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? बैंक क्यों डेबिट होगा? समझ नहीं आ रहा, बैंक कहां से आया? यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? असेट। तो फिर क्या होना चाहिए? बैंक कैश कहाँ से आ रहा है? नॉट अंडरस्टैंडिंग। डेप्रिसिएशन आप असेट पे चार्ज करते हो, सिर्फ डेप्रिसिएशन असेट में डील कर रहे हो। कैश और बैंक कहाँ से आ रहा है? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है। अब ऐसा बहुत बार होता है ना कि साल के बीच में या साल के अंत में हमने सेल कर दिया असेट का, बेच दिया असेट। तो जब सेल करते हैं तो फिर क्या होता है? आपने सेल कर दिया है। अच्छा, जब सेल करेंगे, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आप लोगों ने बोला मैम डेप्रिसिएशन हम लोग ईयर एंड में चार्ज करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास 20,000 का मशीनरी था ईयर के स्टार्टिंग में, मैंने उसको 31 अगस्त को बेच दिया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे? हाँ, हाँ, बट डेप्रिसिएशन चार्ज किस डेट पे करेंगे? आई एम आस्किंग द डेट। ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल। आपने बेचा 31 अगस्त को, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो आप डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे? राइट, वेरी गुड। यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। जिस पर्टिकुलर असेट को अगर आप बेच रहे हो, ठीक है, कोई भी डेट पे, उसी डेट पे उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जो आप बेच चुके हो, कॉमन सेंस भी लगाओ, अगर आप अगस्त में बेच चुके हो, उसका डेप्रिसिएशन थोड़ी ईयर एंड में लगाओगे, वो तो है ही नहीं अपने बिजनेस में, उसको ईयर एंड में थोड़ी डेप्रिसिएशन लग सकता है, ठीक है। तो जब भी सेल करते हैं, ठीक है, जब सेल करते हैं तो क्या होता है? पैसा आता है या जाता है? तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। बेच रहे हैं। अच्छा, जब बेच रहे होते हैं तो दो चीज होता है, या तो प्रॉफिट में बेचते हैं या तो लॉस में बेचते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं? किधर आता है पीएल अकाउंट? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। टू पीएल अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में, अगर लॉस हुआ तो डेबिट में। क्लियर है? बस यही 2-3 जर्नल एंट्रीज पता होना चाहिए, उसके बाद बम बम है आपका, आराम से एकदम कर पाओगे चैप्टर, ठीक है। चलो ये फटाफट कॉपी कर लो, उसके बाद एक एग्जांपल देंगे आप लोग को सॉल्व करने को।
कॉपी कर ली? कॉपी करो वरना सम्स नहीं कर पाओगे। देख लो माइंड में कॉपी है। हल्के में मतलब अभी सम्स करवाऊंगी तो प्रॉब्लम होगा। सही लिखा है डेप्रिसिएशन चैप्टर क्लास 11 में भी छोड़ दिया था। अभी नहीं छोड़ना है, सर बोले थे कि आगे तो डेप्रिसिएशन काम ही नहीं आएगा 12 में, छोड़ दो। बहुत काम आएगा। ट्वेल्थ का बुक खुली मत दो, डेप्रिसिएशन हर सम के नीचे एक डेप्रिसिएशन। 12 में अच्छा है डेप्रिसिएशन, अच्छा नहीं गुडविल नहीं करा लेता क्लास 12 में फाइनल का स्टूडेंट था। फाइनल को नहीं चाहिए। चलो डन। चलो ओके, एक एग्जांपल लिखो आप लोग भी साथ साथ में, ठीक है ना? साथ साथ में करते हैं ये। क्या नहीं हुआ क्या? नो कॉपी कर लो, बोलोगे तो। क्या नहीं, हम लोग तो लेजर बनाना सीखेंगे ना, तो नरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने नहीं करना है नरेशन। तो क्या, चलो आगे बढ़ो। चलो साथ साथ में करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ना ये। सपोज 1425 को आपका कॉस्ट था 10,000। डेट ऑफ सेल is 31/8/25. Date of depreciation is 10%. Case 1. Sales at rupees 6,000. Case 2. Sales at rupees 11,000. ठीक है? Question is find profit or loss in case of both the cases. ठीक है? चलो केस 1 सॉल्व करते हैं ओरली, बाद में कर लेना, अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलो केस 1 में बताओ मेरे को, आपका कॉस्ट कितना है? 10,000। ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो अगर मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है तो हम लोग कैसे निकालें? डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 10,000 का 10% इंटू, अब देखो डेट ऑफ सेल क्या है मेरा? 31/8 है, तो अप्रैल से अगस्त इज हाउ मेनी मंथ्स? 5 मंथ्स। तो इंटू 5/12, दिस इज हाउ मच? 5 मंथ श्योर? 400 कुछ रुपया होगा। 6 है ना, 417 कर देते हैं इसको। ठीक है, बट सिर्फ क्या डेप्रिसिएशन से मेरे को मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस? नहीं, मेरे को क्या करना होगा, मेरे को निकालना पड़ेगा WDV एज ऑन 31/8/25। WDV कैसे निकलता है? जो आपका कॉस्ट है दैट इज 10,000, 10,000 माइनस योर डेप्रिसिएशन दैट इज 417, कितना हो रहा है? 95,958। मैंने इसको सेल कितना में किया? 6,000। सोचो 9,583 का माल मैंने 6,000 में बेचा, 3,000 तो मैं 5
तो मैंने क्या किया, लॉस में बेचा। कितना का? 3583। ब्रैकेट मतलब मैंने ये लॉस में बेचा। समझ आया? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब केस 2 का अगर मैं बात करूं, बताओ। केस 2 डेप्रीसिएशन, तो 417 ही रहेगा। नहीं, क्यों नहीं रहेगा? वो तो सेल प्राइस है, उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब है? आपका WDV 9583 रहेगा। ठीक है, तो WDV एज ऑन 31/8/25 इज 9583। सेल कितना में किया? 11,000। मतलब 9583 का माल 11,000 में बेचा, तो फायदे में बेचा या नुकसान में बेचा? 1417 का प्रॉफिट में बेचा। समझ आया? क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं? चलो ये कॉपी कर लो फटाफट। हमेशा याद रखना, WDV निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? इसमें वो मशीनरी अकाउंट वगैरह इसमें नहीं वही तो एसेट अकाउंट है ना। है। चलो हो गया। जिसका सब कॉपी करना हो गया है, बुक निकालिए, डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम नंबर 1। WDV अकाउंट हो गए। हो गया? चलो, बहुत स्लो अंजलि। हो गया ना? चलो बुक खोलो, पेज नंबर 5, सम नंबर 1। On 1st January 2010, machinery was purchased by Mr. A. Das Gupta for rupees 80,000। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्विजिशन ऑफ असेट परचेज कर रहे हैं। इसका जर्नल क्या होता है? अभी जस्ट किया हमने। असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और वेंडर अकाउंट। ऑन 1st जुलाई 2011। अब 1st जुलाई बताओ उसी ईयर आ रहा है क्या? नेक्स्ट ईयर का बात है। ठीक है, additions were made to the extent of rupees 14
14,000। एडिशन मतलब हमने और मशीनरी खरीदा, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर का बात है। ऑन 1st April 2012 फर्दर एडिशंस ऑफ रुपीज 8,200 वर मेड। अब देखो ये फिर नेक्स्ट ईयर का बात हो गया, ठीक है। तो ईयर वाइज चलते हैं, काम करते हैं, पहले अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग को बनाना क्या। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर फ्रॉम 2010 to 2013 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए दास गुप्ता हु क्लोजेस हिज बुक ऑन 31st December। याद रखो दिसंबर में बंद हो रहा है, हम लोग अप्रैल सोच के चल रहे हैं, वैसे नहीं होता है। 31st December में बंद हो रहा है, तो जनवरी टू दिसंबर इसका फाइनेंशियल ईयर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, ठीक है ना, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। चलो तो पहले डेट को क्या हुआ बताओ, पहला डेट क्या है, 1st January 10। हमने क्या किया, मशीन परचेज किया, तो क्या होगा, जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना में परचेज किया, 80,000। क्या इस साल हमने और कुछ किया, 31st December 2010 तक कोई डेटा है और नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो फिर क्या होता है, जर्नल बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना होगा, 80,000 इंटू 10%, कितना आ रहा है, 8,000। और तो कुछ नहीं है, तो बैलेंस कर लो, बाय बैलेंस CD 80,000 माइनस 8,000 इज 72,000। टोटल दोनों साइड में करना इंपॉर्टेंट है। अब ये CD को क्या करेंगे, DD करेंगे, 1,111 टू बैलेंस DD कितना, 72,000, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट ईयर मतलब 2011 का बात करें, 2011 में हमने क्या किया, 2011 में हमने क्या किया, कितना का मशीनरी परचेज किया, 14,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेट क्या था, 1/7/11 टू बैंक अकाउंट 14,000। क्या इस दिन हमने और कुछ किया इस साल, 31st December 2011 तक कुछ नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 31/12/11 बाय डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग, कॉपी बाद में करना। पहला डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, दो मशीनरी है, आपको समझ में आ रहा है कि 80,000 का, एक 14,000। पहला डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, 72,000 एज इट इज रहेगा, प्लस ये 14,000 का परचेज किया हमने, मतलब 14,000 पे 10% इंटू कब परचेज किया है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को किया है, राइट। तो मतलब जनवरी से लेके जून तक इज हाउ मेनी मंथ्स, 6 होता है ना, इंटू 6/12 कितना आ रहा है बताओ, टोटल बताओ, 72,000 प्लस, ठीक से करो कैलकुलेट,
$72,700. वेरी गुड. श्योर. मैं डेप्रिसिएशन पूछ रही हूँ, बैलेंस नहीं. कैलकुलेटर. $72,000 पे भी तो लगेगा ना 10%. परसेंट ही नहीं है इसमें. फिर 10% फॉर द होल ईयर. $72,000 पे 10% इज 7,200 प्लस 14,000. 10% into 6 divided by 12. 7,900 आंसर. हाँ, आपको 7,900 बोला, आप हंसने लगे. 79 ही बोले थे क्या? सॉरी. चलो हो गया 7,900. नेक्स्ट बैलेंस निकाल लो. आप जून में जुलाई में खरीद रहे हो ना फर्स्ट को, तो जून तक आप उसको कैलकुलेट करोगे ना. दिसंबर. सॉरी, जुलाई से लेके दिसंबर तक कितना महीना होता है? चलो बाय बैलेंस शीट बताओ. वन सेकेंड. 72,000 का 10% हम लोग क्यों कर रहे हैं? पहले का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था? हम लोग तो सिर्फ अमाउंट लेंगे ना इसमें, तो वही गलती हो रहा है. 8,000 जो अमाउंट है प्लस कितना कितना होता है बताओ? पहले का डेप्रिसिएशन अमाउंट से ऐड करना है अपने को. उसका तो डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया है, वो तो फिक्स्ड रहेगा. फिक्स्ड रहेगा. हाँ 87. चलो ठीक है. बाय बैलेंस शीट कितना आ रहा है? $86,000 माइनस 8,700 कितना आ रहा है? ठीक है डन. चलो 1,112 टू बैलेंस 77,300. इस अब 2012 में हमने क्या क्या किया वो पढ़ लेते हैं. देखो हमने फर्दर एडिशन किया था 8,200 का, तो टू बैंक 8,200. उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर का. चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 अप्रैल 12 टू बैंक अकाउंट. हम लोग SLM फॉलो कर रहे हैं, ये हमने मेंशन करना ही भूल गए हम लोग, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था डेप्रिसिएशन में. क्योंकि फर्स्ट ईयर जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, वही कंटिन्यू होगा जब तक वो सेल नहीं हो जाता. ठीक है. टू बैंक अकाउंट हमने कितना में खरीदा? 8,200. अब चलो इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं. अब कोई गलती नहीं. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बताओ पहले का कितना कितना डेप्रिसिएशन था? पहले 8,000 प्लस 700. देखो इसको ना थोड़ा, ये थोड़ा जो तरीका है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है. इजी तरीका बताती हूँ आपको. आपका जो भी कॉस्ट होगा, ठीक है, जैसे 80,000 था पहले वाले का, ठीक है,
सेकंड वाले को आप कितने में खरीदा आपने? 14,000। ठीक है, इस पे सीधा 10% लगा दो, क्योंकि देखो इस केस में ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा, क्योंकि 8700 कैसे हो सकता है, ये तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकाला था हमने, राइट। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा साल का डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, कॉस्ट ले लिया पूरा। ठीक है, तो 80,000 प्लस 14,000 इंटू 10%, ये तो हो गया आपका पहला 2 मशीनरी का। ठीक है, प्लस इस साल का कितना है, 8200 इंटू 10%। इसको कब खरीदा हमने? अप्रैल में। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितना मंथ्स होता है? इंटू 9/12। वेरी गुड, चलो बताओ अमाउंट। हाँ, दोनों को ऐड करके बता रहे हो? नहीं दोनों को ऐड करके बताओ। 1015 नहीं, 10,015। 10,015 वो आया आपका, कैलकुलेट करके देखो। चलो, ये 10,000 को 1,015 क्यों बोल रहे हो? 10,015 है ना? हाँ, चलो बैलेंस शीट ही बताओ फटाफट। 75 485। वेरी गुड, इसका टोटल कितना आ रहा था? 85,500। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट? इसमें पूरा ईयर का डेप्रिसिएशन कौन से डेट पे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो? देखो ईयर एंड पे निकाल रहे हो ना। वहां पे क्या होता है, इसके पहले वाले केस में क्या होता है, आप तो मिड ईयर खरीद रहे हो, इसीलिए आपको 6/, मतलब जितना महीना था उतना आपने निकाला था, तो पूरा ईयर का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे नेक्स्ट ईयर से। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट क्या हो जाएगा? 1/1/13 टू बैलेंस ईडी 75,485। चलो अब सम्स में आ जाते हैं वापस। 2013 में हमने क्या किया था, ऑन 30 जून 2013 मशीनरी जिसका ओरिजिनल वैल्यू 12,000 था, ऑन 1110। अब 1110 को देखो हमने कितना का मशीनरी परचेज किया था? 80,000। उसमें से जो 12,000 का मशीनरी था, ध्यान से समझो, 1110 को हमने 80,000 का मशीनरी खरीदा था। जरूरी तो नहीं एक ही मशीनरी खरीदा होगा जिसका दाम 80,000 होगा, पार्ट्स में खरीदा होगा। ठीक है, तो कोई एक मशीनरी का दाम आउट ऑफ दैट 80,000 वॉज 12,000। ठीक है, अब उस 12,000 वाले मशीनरी को हमने क्या किया, सेल कर दिया एट हाउ मच? 10,000। कब किया? 30 जून 2013। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी सेल करते हैं तो फिर क्या करते हैं, 30 जून 13 बाय बैंक अकाउंट कितना में सेल किया पहले बताओ? 10,000 एज इट इज लिखोगे। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बारी आता है हम लोग का। डेप्रिसिएशन तो सेम डे ही चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन बताओ मेरे को। नहीं, आप 80,000 से कैसे 12,000 निकाल सकते हो ऐसे? 12,000 का डेप्रिसिएशन। आप तो डेप्रिसिएशन 80,000 पे पूरा लगाते हुए आ रहे हो, तो इससे कैसे समझ में आएगा कि 12,000 वाला कौन सा था? उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वर्किंग नोट करना होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, ध्यान से ये वर्किंग समझो। कैलकुलेशन ऑफ WD मतलब आज के डेट पे वो जो 12,000 का जो मशीनरी था उसका क्या वैल्यू है वो निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एज अ होल 80,000 को डील किया है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन 36/13। ठीक है,
स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 1110 को उसका प्राइस कितना था? 12,000। उस पर डेप्रिसिएशन हमने लगाया होगा एट 10%, कितना? 2010 में, हाँ, कितना होता है? 1200। अमाउंट बताओ। ये 10,800, ये क्या है? ये WDV है एज ऑन 31/12/10, या बोल सकते हैं 1/1/11। ठीक है, अब इस पे वापस हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन एट 10%, फिक्स्ड ही रहेगा 1200 रुपया। कितना आ रहा है? ये 9600 क्या है मेरा? WDV एज ऑन 31/12/11। ठीक है, इस पे वापस हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन एट 10%, कितना? 8400। ये क्या है मेरा? WDV एज ऑन 31/12/12 या 1/1/13। इसी ईयर तो बेचा हमने। कब बेचा? डेट वॉज 36/13, मतलब ठीक 6 महीने बाद। 6 महीना हमने उसको यूज किया। तो अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे विल बी फॉर 6 मंथ्स, जनवरी टू जून, क्योंकि जून में बेचा है हमने, पूरा जून यूज करके। तो डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स टिल 36/13 कितना होता है? 1200 का आधा कर दो, 600 ही होगा। कितना आ रहा है? अभी 7800 इज व्हाट? बताओ। WDV बोल सकते हैं इसको। ठीक है, WDV एज ऑन क्या है? ये डेट बताओ। वेरी गुड, 36/13 ही तो है। ठीक है, इसको हमने सेल कितना में किया? प्रॉफिट में किया या लॉस में किया? 7 लॉस में किया? क्या बात कर रहे हो? 7800 का मशीनरी था मेरा, मैंने उसको 10,000 में बेचा। ए बाबा, तुम लोग बिजनेस मत करना। 2002 दो दिन नहीं लगेगा, दुकान बंद हो जाएगा। 2200। ठीक है, समझ आया कैसे निकालना है? तो कभी भी ऐसे मत जाना अरे मैम 12,000 लिखा हुआ था, 10,000 में बेच दिया, हम लोग तो लॉस में बेच दिए। नहीं, उसका WDV आपको निकालना पड़ेगा कि एज ऑन दैट डेट आपका WDV कितना था। समझ आया? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताओ। यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट तो हो गया, बाय डेप्रिसिएशन अभी कितना निकाला हमने? 600। वर्किंग नोट 1, ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, अब ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। बाद बाकी मशीनरी तो मेरा जिंदा है, वो तो अपने पास है ना गोडाउन में, उसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? 80,000 में से 12,000 हटा देंगे। 12,000 वाला मशीनरी निकल गया अपना। ठीक है, फिर मैंने कौन सा मशीनरी खरीदा था? 14,000 वाला। फिर कौन सा खरीदा? इस पे 10% लगा देंगे। बताओ कितना आ रहा है? हाँ, 9020। अच्छा, मेरा प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट को हम क्या बोले थे? कहाँ लिखना पड़ता है? 2PL करके। 2PL अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना आया था? 2200 रुपया। अब क्या हम लोग का बैलेंस निकल जाएगा, और तो कुछ करने को नहीं है अपने पास। चलो बैलेंस थोड़ा बताओ मेरे को। बाय बैलेंस CD बताओ। पहले टोटल बता दो थोड़ा। 77685, वेरी गुड। 58065, वेरी गुड। समझ आया? इजी। हो जाएगा डेप्रिसिएशन या अभी भी डर है? हो जाएगा ना?
चलो अब आप लोग एक काम करो, कॉपी कर दो, ठीक है ना। ये अगर कुछ मेंशन नहीं है सब में, जैसे मेथड मेंशन नहीं था इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा पहला डेप्रिसिएशन निकालने में, हम लोग एसएलएम ही फॉलो करेंगे क्योंकि इजी है ना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स रहता है तो कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम तुम क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में? ये हो गया क्या कॉपी? सेकेंड ईयर तक हो गया ना कॉपी? ये वर्किंग नोट है आपका। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन, ओके।